चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगली कविता निज भाषा, जिसके कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी से इकाई 1 और उससे तीसरे नंबर की कविता निज भाषा यह लेकर आई हूँ, जिसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है ना। इसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ इस तरीके से, निज यानी अपनी, अहे यानी है, मूल यानी शुरुआत, ही यानी हृदय, सूल यानी कांटा। यहाँ पे अर्थ है कि कवि कहते हैं हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसी से हम सब प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। जब तक हमें अपनी मातृभाषा नहीं आती है, हम अपने मन की बात को या मन के दुख को अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते, और इसीलिए हमेशा मन में एक प्रकार की पीड़ा बनी रहती है जो कभी मिटती नहीं है, मिटत नहीं है कुसूल। वह दिल की जो तकलीफ है वह कभी मिटती नहीं, क्योंकि हम हमारी बात को किसी को अच्छे से समझा नहीं पाते। इसलिए निज भाषा यानी अपनी स्वयं की भाषा या मातृभाषा का इतना महत्व है कि उससे हम अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया पूरी कविता ही निज भाषा यानी अपनी भाषा के ऊपर आधारित है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहते हीन के हीन। शब्दार्थ देखिए। पढ़ी यानी पढ़कर, यद्यपि यानी यद्यपि, प यानी परंतु, हीन यानी तुच्छ, कम या छोटा। कवि कहते हैं माना कि अंग्रेजी पढ़कर व्यक्ति सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण माना जाता है, पर जब तक उसे अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होता तब तक वह छोटा ही रहता है, उसका पूरा विकास नहीं हो पाता है ना। आजकल देखा जाता है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे को हम ज़्यादा ज्ञानी मान लेते हैं, परंतु जब तक अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करना न आए, स्वयं व्यक्त न हो सके, तब तक उसका जो ज्ञान है वो अधूरा ही है, उसका विकास जो है वो भी अधूरा ही होता है। इसके आगे की लाइनें हम देखते हैं। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, है ना। यहाँ पे ये लाइनें हैं कि उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। यहाँ पर उन्नति का सही सही अर्थ हमें बताया गया है। आजकल जो हमारे अंदर एक गलत धारणा बनी हुई है, उसको यहाँ पर सीधे सीधे क्लियर किया हुआ है भारतेंदु जी ने। शब्दार्थ देखिए। तब ही यानी तब, होए यानी होती है, निज यानी स्वयं, मूढ़ यानी अनाड़ी, अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं। भारतेंदु जी कह रहे हैं कि कोई भी परिवार तभी उन्नत है जब उस परिवार के सभी सदस्य उन्नत हो जाए, है ना, सभी का विकास हो जाए। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति या परिवार का कोई एक ही मुखिया जो है वो उसने उन्नति कर ली हो और बाकी सबकी उन्नति पर ध्यान ही न दिया हो, तो बाकी सब तो मूर्ख ही रह जाएंगे। अर्थात उन्नति तब होगी जब सभी ज्ञानी होंगे। और यही बात हमेशा हमारे ऊपर लागू होती है कि सिर्फ हमारे परिवार में हमारे एक ही व्यक्ति के आगे बढ़ जाने से वह परिवार आगे बढ़ा हुआ या विकसित नहीं माना जाता है। उसकी किसी भी परिवार की उन्नति, किसी भी परिवार की खुशहाली, हंसी खुशी उसी पर डिपेंड करती है कि उस परिवार के सब व्यक्ति जो है वो उन्नत हो, सब व्यक्ति ज्ञानी हो। अर्थात यह काम किसका है? जो व्यक्ति सबसे पहले ज्ञानी बन जाए वह अपने परिवार के हर सदस्य को जो है इस ज्ञानी बनने का मौका दे और अपने परिवार को उन्नति के शिखर पर लेकर जाए। आगे की पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हवे है सोए, लाख उपाय अनेक यूं भले करे कि न कोय, है ना। शब्दार्थ देखिए। कबहु यानी कभी भी, सोए यानी सुविधा या उपाय, कोय यानी कोई। अर्थ यहाँ पर है कि कवि कहते हैं कि अपनी स्वयं की मातृभाषा के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से पैदा होते से जो शब्द, जो आवाजें हमारे कान में गूंजती है और जो हमारे दिमाग तक पहुंचती है, उसका जो असर हमारे ऊपर होता है, उसके तुलना में किसी दूसरी भाषा का असर उतना नहीं हो सकता है। तो चाहे वो लाख उपाय कर ले पर फिर भी उसका भला नहीं हो सकता। अर्थात मातृभाषा का जो ज्ञान है वह तो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है ही है, वही मनुष्य का भला भी कर सकती है। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। एक भाषा, एक जीव, एक मति सब घर के लोग,
तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता रोग। जब सबकी भाषा एक हो जाए, जब सबके विचार एक हो जाए, जब सबके प्राण एक हो जाए, तभी सब बात बनती है और तभी जो है अज्ञानता का नाश होता है। शब्दार्थ देखिए, मति यानी बुद्धि या विचार, तब यानी तब, सबन यानी सब, मूढ़ता यानी मूर्खता या फिर अज्ञानता। यहाँ पे अर्थ देखिए, कवि कहते हैं किसी घर के अगर सभी सदस्य हैं एक ही भाषा में आपस में बात करते हैं, है ना। अगर किसी घर के सदस्य, सभी सदस्य जो है एक ही भाषा में आपस में बात करें और उसी भाषा में अगर ज्ञान को भी प्राप्त करें, यानी उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी उसी भाषा में हो, तो सबकी अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि भारत में हर कोई अंग्रेजी माध्यम की तरफ जो बढ़ा चला जा रहा है, उससे होता क्या है कि घर में माता और पिता अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे ना हो तो वो बच्चों को घर पर पढ़ा नहीं पाते हैं और आपस में जो बातें होती हैं, बातचीत होती है, वो तो हिंदी में करते हैं। पढ़ाई अब बच्चा इंग्लिश में कर रहा है, आप उसको घर पर पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप अपना ज्ञान उसको नहीं दे पा रहे हो। बच्चा भी उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा है जो उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। और सबसे पहली टीचर जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की उसकी स्वयं की माँ होती है। ठीक है, तो अज्ञानता को तभी दूर किया जा सकता है जब अपनी स्वयं की भाषा में ही, निज भाषा में ही बात की जाए और उसी में ज्ञान प्राप्त किया जाए। अगली लाइनें हम देखते हैं। और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अब देखिए शब्दार्थ, या में यानी इसमें, अति यानी ज्यादा, प्रगट यानी प्रकट, लखात यानी लिखना और निज यानी अपनी। अब यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी मातृभाषा का एक और लाभ तो ये भी होता है कि जब हम पढ़ाई की या ज्ञान की बात करते हैं अपनी मातृभाषा में, तो हमारे आसपास के लोगों को उसका लाभ आसानी से मिल जाता है। क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में हमारे आसपास भी लोग उसी भाषा को जानते हैं, हमारी भाषा ही उनकी भाषा होती है। तो जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त कर ले और उनको उस भाषा में बताए जो भाषा उन लोगों को समझ में आती हो, तो फिर उस ज्ञान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता है। क्योंकि मातृभाषा में कही हुई बात या लिखा गया, बांटा गया ज्ञान जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। और जो हमारा एक मतलब होता है किसी चीज को सीखकर दूसरों को सिखाने का, वह भी हमारा जो है मकसद पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे की पंक्तियां हम देखते हैं कि तय ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहु नाही होय। यानी यहाँ पे शब्दार्थ हम सबसे पहले देख लेते हैं। ते ही यानी उसे ही, सुनी यानी सुनकर, पावे यानी पाना, सुने यानी सुनना, कोय यानी कोई, गुण यानी गुण, मह यानी मध्य में या बीच में, है ना, या फिर में, कबहू यानी कभी भी, हो यानी होना। अब यहाँ पे अर्थ देखते हैं कि कवि कहते हैं कि अपनी भाषा में समझने और समझाने की जो शक्ति होती है वह विदेशी भाषा में नहीं होती। हम दूसरी भाषा में अपने आप को उतने अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते जितने अच्छे तरीके से हम अपनी भाषा में अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मातृभाषा या निज भाषा जो होती है वह क्या करती है, मातृभाषा या निज भाषा आसानी से समझ में आ जाती है। उसके रोजमर्रा के चलाऊ शब्दों को भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं और उन शब्दों के अर्थों को भी जानते हैं। जबकि जो विदेशी भाषा होती है उसमें हमारा शब्दकोश बहुत ही सीमित होता है, यानी हमारी वोकेबुलरी जो होती है बहुत ही सीमित होती है। अब हम अपनी निज भाषा को लें तो निज भाषा में कई बातें ऐसी होती हैं कि जिसके अर्थ सिर्फ हमें को पता होते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो डिक्शनरी में नहीं ही मिलते हैं, उनके अर्थ सिर्फ हमको अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग जो रोजमर्रा की बोली है उसके शब्दों के अर्थ सिर्फ हम ही को समझ में आ सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अपनी भाषा जो होती है वो आसानी से समझ में आती है, उसके रोजमर्रा के जो शब्द होते हैं उनके अर्थ भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जबकि विदेशी भाषा जो होती है वो हम पढ़ जरूर लेते हैं, सीख जरूर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा शब्दकोश कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि उसके रोजमर्रा की जो शब्दकोश होता है वो हमारा बहुत सीमित होता है, उसके अर्थ को हम अच्छी तरीके से, बृहत तरीके से नहीं जान सकते। अगली पंक्तियां देखते हैं। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूं भाषा माही प्रचार। यहाँ पे कितनी अच्छी बात देखिए कवि ने बताई है कि चलिए आपको अगर दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी है तो आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, ये बताया गया। शब्दार्थ देखिए। विविध यानी अनेक, अमित यानी अनंत या असीम, देशन यानी देशों के लिए, लय यानी लेना, करहूं यानी कर, माही यानी में, है ना। अब यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं कि कवि कहते हैं कि ज्ञान कई प्रकार के होते हैं
और कई प्रकार की कलाएं होती है, कई प्रकार की भाषाएं होती है। इसलिए इस अनंत ज्ञान को हमें जहाँ से भी मिले सीख लेना चाहिए, क्योंकि हर एक देश में, विश्व में, हर एक जगह पर, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग समाज में हमको अलग अलग तरह की अच्छी बातें, अच्छाइयाँ मिल जाएंगी। तो सभी देशों में अलग अलग प्रकार की अच्छाइयाँ होती है और सभी भाषाओं में भी अच्छाइयाँ होती है ना। कोई भाषा बुरी नहीं होती है, सबकी मातृभाषा है, सबकी भाषाएं अपने अपने लिए अच्छी ही होती है, क्योंकि उसे उस भाषा में अपने आप को अच्छे से व्यक्त करना आता है। इसलिए हमें सभी जगह से कुछ न कुछ अच्छा सीख लेना चाहिए, जो भी अच्छा मिले उसे सीख लेना चाहिए और उस ज्ञान को हमारे निज भाषा में या अपनी भाषा में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके जो हमारी उस भाषा को जानते हो। ये यहाँ पर कवि कहना चाहते कि सब जगह से अच्छाइयाँ सीख लो और आकर और उस अच्छाई को अपनी स्वयं की भाषा में, अपने स्वयं के देश में समझाओ। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगी और समझ में आएगी। अगली पंक्तियाँ इस तरीके से है। भारत में सब भिन्न अति, भारत में सब भिन्न अति, ताहि सोत्पात, विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ शब्दार्थ यानी भिन्न, शब्दार्थ भिन्न यानी अलग, उत्पात उपद्रव, मतहु यानी मत, अति यानी बहुत, मतहु यानी संप्रदाय, है ना। अब यहाँ पे मत यानी स्वयं का मत, स्वयं का विचार, लेकिन यहाँ पे मत का अर्थ है संप्रदाय का विचार, है ना, एक संप्रदाय। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत में बहुत भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ अलग अलग देशों के अर्थात धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग प्रांतों में रहते हैं। बांग्लादेश में बंगाली लोग रहते हैं, साउथ में दक्षिण भारतीय लोग रहते हैं, फिर उत्तर भारत में जो है हिंदू उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, ऐसे राजस्थान में राजस्थानी रहते हैं, गुजरात में गुजराती रहते हैं। तो हमारे यहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा के लोगों का निवास है। तो उन सबके धर्म और संप्रदाय भी तो भिन्न भिन्न होते हैं, सबके अपने अपने धर्म है, सबका अपना अपना संप्रदाय है, सबका अपना अपना मानना है, अपने अपने विचार है। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो मत होते हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के मत होते हैं, यही जो है कभी कभी उपद्रव भी मचा देते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े भी करवा देते हैं। और इन्हीं उपद्रवों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी निज भाषा का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अब मुझे लगता है कि निज भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई ये कविता अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कृपा करके नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी की पहली इकाई से तीसरी कविता निज भाषा यह लेकर आई हूँ। यह एक प्रकार का मात्रिक छंद है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं, क्योंकि हम इसकी व्याख्या अर्थात इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं पहले के ही वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको व्याख्या देखनी है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसके स्वाध्याय को जो शुरू कर रहे थे, इसका स्वाध्याय पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो हमको इसमें मौलिक सृजन दिया हुआ है। मौलिक सृजन के अंतर्गत हमको दिया है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। इस कथन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। यह हमारा सबसे पहला प्रश्न इसमें का बन रहा है। अब ये स्वमत में लिखने के लिए भी आपको आ सकता है। तो अब हमने जो यहाँ दिया है ना ये लाइन की निज भाषा उन्नति कहे, सब उन्नति को मूल, तो ये हमारी इस निज भाषा कविता की पहली लाइनें हैं। अगर हम इस लाइन को देखें तो देखिए यहाँ पे हमारी ये पहली ही लाइन यहाँ पे दिखती है हमको कविता की, है ना। तो जब हम इस कविता के इस बारे में लिखते हैं अपनी निज भाषा के बारे में, तो हमको जो एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें आपको दिया है वही आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था कि निज भाषा जो होती है वह मतलब कवि जो है वो कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि हमें जो है अपनी निज भाषा में अर्थात अपनी मातृभाषा में उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, उस भाषा की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसी से हम सब प्रकार से यानी हर तरह से जो है उन्नति कर सकते हैं। निज भाषा उन्नति है यानी खुद की भाषा की उन्नति से सब उन्नति को मूल, यानी इससे ही सब उन्नति का मूल पैदा होता है। यानी आगे भी हम कोई भी उन्नति करना चाहे तो निज भाषा हमें आती हो तो ही कर सकते हैं। तो जब तक हमें अपनी मातृभाषा नहीं आती तब तक हम अपने मन की बात को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते, और इसलिए हमें अपनी निज भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमें जीवन में उन्नति करना है तो पहले हमें अपनी निज भाषा की उन्नति करना होगी, इसे देश विदेश में इसका प्रचार और प्रसार करना होगा, तब जाकर हम स्वयं उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस कथन की सार्थकता को
स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वो संभाषणीय के अंदर है कि हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर अपने वक्तृत्व में हिंदी भाषा का महत्व प्रस्तुत कीजिए। अपना वक्तृत्व यानी क्या, तो भाषण में हमें क्या, किस भाषा पर भाषण देना है, किस चीज पर भाषण देना है, किस टॉपिक पर, कि हिंदी भाषा का महत्व। तो हम हिंदी भाषा के महत्व को इस तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए, अब इसको तैयार करके रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें कि हिंदी भाषा का महत्व। अब आप भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो भाषण देने के लिए सबसे पहले जब आप खड़े होंगे तो जितने भी वहां पर अतिथि को बुलाया हुआ है, अपने आपके प्राचार्य है, आपके टीचर्स हैं, आपके मित्र मैत्रिण हैं, जो स्कूलों की मित्र हैं, सहेलियां हैं, उन सबको आप जो है पहले उनको इंट्रोड्यूस करते हुए, उनको अभिवादन करते हुए जो है इस समारोह में इस भाषण पर बोलेंगे। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे माननीय सभापति महोदय और महोदया जो भी है ना। तो आप जब खड़े होंगे, माननीय सभापति महोदय या महोदया, प्राचार्य एवं सभी अतिथिगण, मेरे अध्यापक एवं मित्रों, आज हिंदी दिवस समारोह में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मैं आपके सामने अपना भाषण प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि आप भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं और आप इसमें हिंदी भाषा के महत्व को समझा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, तो सबसे पहले सबसे सुंदर बात यह है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम ये चीज से इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदुस्तानी हमारी भाषा पर गर्व करते हैं। हम क्या है, हिंदुस्तानी है ना, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदी हमारी भाषा है और हमें हमारी भाषा पर बहुत गर्व है। भारत के अधिकतर लोगों की मातृभाषा भी हिंदी ही है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक हमारी हिंदी भाषा है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब हमें इसको ये भी बताना है कि इस भाषा को कैसे लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में इसे लिखा जाता है। इसमें 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। एक सर्वे के अनुसार हिंदी भाषा को पूर्ण वैज्ञानिक भाषा का सम्मान प्राप्त हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर में जितनी लैंग्वेजेस लिखी जाती है उसमें हमारी हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पे परिपूर्ण भाषा का सम्मान प्राप्त हुआ है। हिंदी में अपनी भावनाओं को हम अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदी हमारी रोजमर्रा की बोलने की भाषा है। विश्व की 91 यानी 91 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, यानी 91 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर की हिंदी पढ़ाई जाती है। यानी हिंदी के महत्व को हम इस बात से समझ सकते हैं कि बाहर के लोग भी हिंदी को कितना सम्मान देते हैं। संस्कृत भाषा को सरल करने के लिए हिंदी का जन्म हुआ था। पहले संस्कृत बोली जाती थी हिंदुस्तान में, है ना, आर्यव्रत बोल सकते हैं हम उसको। आर्यों के समय में जो है हिंदी बोली जाती थी। हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिया, परंतु संस्कृत जो कठिन भाषा थी तो उसको सरल रूप बनाने के लिए हमने हिंदी का जन्म किया और इसको राष्ट्रभाषा का गौरव दिया। परंतु फिर भी आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है, यानी जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उसके अंदर सिर्फ अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसका महत्व लोग जो है भूलते चले जा रहे हैं। हिंदी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस भाषा में त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है, यानी गलतियां बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसी बोली जाती है वैसे ही सोची जाती है, समझी जाती है और लिखी भी जाती है। हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं कि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो जाते हैं और जो लेटर्स रहते हैं वो हम कुछ अलग लिखते हैं। जैसे साइकोलॉजी को हम पी से शुरू करते हैं ना, तो इस तरीके से उसमें कई त्रुटियां हो सकती है। लेकिन हिंदी हम जैसी बोलते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी लिखते हैं। जैसे वर्णों का उच्चारण होता है उसी उच्चारण के हिसाब से उसको लिखा जाता है। ये जैसी बोली जाती है वैसे ही सोची समझी और लिखी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी का महत्व दुनिया को बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि हम वाजपेयी जी को देखते हैं, जब भी वे विश्व सम्मेलनों में वगैरह गए तब वहां पे उन्होंने हिंदी भाषा में ही भाषण दिए और नरेंद्र मोदी भी हमारी हिंदी भाषा में ही भाषण देकर हिंदी के महत्व को दुनिया के सामने रख रहे हैं। आज हिंदी से प्रभावित होकर बाहर देश से लोग भारत में हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं, यानी बाहर के लोग अब हिंदी भाषा से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे बता देंगे कि मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने निज भाषा या कविता लिखी ही है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलजार, जावेद अख्तर, हरिवंश राय बच्चन आदि ऐसे नाम है जिन्होंने हिंदी को बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। जिन्होंने 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत के संविधान ने इसे आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, है ना। इसलिए हम हिंदी भाषा के महत्व को इस रूप में हम बता सकते हैं। तो आपका ये जो हिंदी दिवस समारोह है इसके ऊपर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं पठनीय के अंदर। तो पठनीय में इतना कुछ है नहीं। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने वाले महान व्यक्तियों की जानकारी अंतर्जाल या
पुस्तकालय से पढ़िए। तो ये सिर्फ आपको रीडिंग के लिए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ क्या दिया है। तो शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे शब्द युग्म यानी क्या, तो युग्म यानी कि जोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको अगर बोलते समय नहीं ध्यान रहे तो आप यहाँ पे देख के कर सकते हैं ना। तो शब्द युग्म, युग्म यानी कि जोड़ा, यानी दो शब्दों का जो जोड़ा होता है उसे हम शब्द युग्म बोलते हैं। अब शब्द युग्म में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमको घर शब्द दिया हुआ है और बोला है कि इसके साथ में शब्द युग्म बना के और एक वाक्य लिखे। तो हमने घर के सामने जब घर लिख दिया तो इसकी एक घर घर की एक ही कहानी है, यह हमने इससे वाक्य बना दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि या तो जब शब्द युग्म होते हैं या तो उनमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, या फिर वो शब्द विलोम शब्द भी होते हैं एक दूसरे के। जैसे ज्ञान है तो उसका विलोम हो गया अज्ञान, भला है तो उसका विलोम हो गया बुरा। फिर सजातीय भी शब्द उसमें होते हैं, जैसे प्रचार प्रसार, एक ही जाति के उसके एक ही समान अर्थ के शब्द है। फिर भूख प्यास, ये भी एक ही समान उसका भाव है ना, एक ही यानी सजातीय भाव वाले जो शब्द है। फिर यहाँ पे देखिए भोला भाला। अब भोला भाला जो शब्द है यहाँ पे हम देखते हैं भोला का तो कुछ अर्थ होता है लेकिन भाला का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात भोला जो है यह एक सार्थक शब्द है लेकिन भाला जो है यह निरर्थक शब्द है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई जो निरर्थक शब्द होते हैं वो सार्थक शब्दों के साथ में जब आते हैं तो वे अपने आप में सार्थकता ले लेते हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ जो है वो निकल आता है। इसलिए निरर्थक और सार्थक इन शब्दों में भी शब्द युग्मों को बनाया जाता है। अब देखते हैं घर घर, तो इसका वाक्य हमने बनाया घर घर की एक ही कहानी है। दूसरा है ज्ञान अज्ञान, हमने लिखा ज्ञान अज्ञान को जानने वाला ही विद्वान होता है। भला बुरा, तो कुछ नेता अपने मतलब के लिए दूसरे नेता को भला बुरा कहते रहते हैं, है ना। उसके बाद में प्रचार प्रसार, तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार विश्व में करना चाहिए। भूख प्यास, तो सोनू भूख प्यास भूलकर सीए की तैयारी में लग गई थी। उसके बाद में भोला भाला, भोले भाले व्यक्ति को सताना अच्छी बात नहीं है। जब हम भाला शब्द देखते हैं तो भाला शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो भोला भाला भोले भाले मतलब भोला और भाला इसके भोले के साथ में आता है तो हमें ये समझ में आता है कि सामने वाला जो व्यक्ति वो एकदम सीधा साधा है। तो हम अभी आपको ये निज भाषा जो कविता है इसका स्वाध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस घर पर कीजिए अच्छे से।